देखेंगे इन सिमिलर ट्रायंगल्स किसमें ये डी एफ एंड जी ई एफ। देखिए तो ए डी एफ और जी ई एफ ये सिमिलर ट्रायंगल्स है। कैसे सिमिलर ट्रायंगल्स हैं? तो ये देखिए रेज ऑफ लाइट है और डी ई एफ क्या है? ये वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट पर प्रकाश की किरण लंबवत होती है तो ये 90 डिग्री होगा। यहाँ भी प्रकाश की किरण है जी और ये वेव फ्रंट है तो ये भी 90 डिग्री और ये एंगल दोनों में कॉमन है। तो देखिए ए डी एफ और जी ई एफ में ये 90 हो गया और ये कॉमन हो गया तो रेस्ट एंगल किसके बराबर होगा? रेस्ट एंगल के बराबर होगा। तो सिमिलर ट्रायंगल्स हो गया। और सिमिलर ट्रायंगल्स की क्या प्रॉपर्टी है कि भुजाओं का अनुपात क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो क्या चलेंगे हम लिखेंगे ए डी बाय क्या लिखना है? जी ई। ये इज इक्वल टू क्या होगा? ए एफ बाय जी एफ हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। ऑल्सो इन सिमिलर ट्रायंगल्स कौन सा? ए एच एफ एंड जी के एफ। ए एच एफ देखेंगे ए एच क्या है? ये रे ऑफ लाइट है, वो एच के एफ वेव फ्रंट पर लंबवत है तो ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ जी के लंबवत है, यहाँ ये भी 90 डिग्री हो गया। और ये एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल क्या है? कॉमन है किसमें? ए जी एफ में और जी के एफ में। तो रेस्ट एंगल निश्चित रूप से रेस्ट एंगल के बराबर होगा। तो सिमिलर ट्रायंगल्स होगा। तो सिमिलर ट्रायंगल्स होगा तो फिर साइड्स का रेशियो ए एच बाय जी के ये बराबर क्या होगा? ए एफ बाय जी एफ होगा। ये इक्वेशन सेकंड। गौर करो एल एच एस देखो तो ए एफ बाय जी एफ और यहाँ ए एफ बाय जी एफ आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी क्या होगा? इक्वल होगा। चलो फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट फर्स्ट और सेकंड से क्या देखते हैं? ये डी बाय जी ई इज इक्वल टू ए एच बाय जी के हो जाएगा। तो बताओ ए डी कहाँ है जी? ये डी है और ये डी किसके बराबर है? सी एफ के बराबर। ये डी किसके बराबर है? सी एफ के बराबर। सी एफ बाय जी ई इज इक्वल टू ए एच बाय जी के। क्यों जी? क्योंकि ए डी और सी एफ दोनों इक्वल हैं। बताओ सी एफ के बदले क्या लिखोगे? गौर करो यहाँ देखो सी एफ के बदले क्या लिखोगे? कहोगे V1T लिखेंगे। तो V1T डिवाइडेड बाय जी लिख देंगे। दिस इज इक्वल टू ए एच के बदले क्या लिखेंगे? कि ए एच तो सर ये त्रिज्या था, ये किसके बराबर था? V2 इंटू टी के बराबर। ए एच V2 इंटू
टी के बराबर होगा। हम लोग भी टू टी को त्रिज्या मान कर ये चाप खींचे थे, तो चाप खींच करके ये स्पर्श रेखा खींचे थे तो इस बिंदु पर मिला था यच बिंदु पर। इसका मतलब ये से यच की दूरी कितना होगा, भी टू टी। तो भी टू टी डिवाइडेड बाय क्या लिख रहे हैं, जी के। तो बताओ, और टी टी कैंसिल होगा तो भी वन बाय जी ई बराबर भी टू बाय जी के। अब बताओ पलट देंगे तो क्या होगा, जी बाय भी वन बराबर जी के बाय भी टू होगा। इसको टी डैश मान लेंगे से। तो क्या हुआ जी, ये जैसे ही जी बाय भी वन बराबर जी के बाय भी टू हो गया, तो हम कह सकते हैं कि एच के एफ अपवर्तित तरंगाग्र ही है। तो चलिए लिखिए यहाँ पर, इस प्रकार यह साबित हो गया कि एच के एफ क्या है, अपवर्तित तरंगाग्र ही है। चलो अब क्या साबित करना, ये तो अभी तक तो एच के एफ क्या है, अपवर्तित तरंगाग्र है। अब साबित करना है स्नेल्स लॉ और अपवर्तन के प्रथम नियम, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक तल में होते हैं, ये साबित करना है। तो ये आप नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कीजिए, फिर बात करते हैं। चलो जी, स्नेल्स लॉ प्रूफ करना है बाबू। स्नेल्स लॉ चलो क्या लिखोगे, प्रूफ ऑफ स्नेल्स लॉ, नहीं जी, स्नेल्स लॉ का प्रमाण, प्रूफ मतलब प्रमाण होता है। उसके लिए क्या करना होगा, उसको प्रमाणित करने के लिए, तो ये देख रहे हो ये आपतित किरण है, तो फिर ये आपतन बिंदु होगा कि नहीं। तो आपतन बिंदु पर क्या करते हैं, यक्स डैश पर नॉर्मल खींचते हैं, लंब खींचते हैं। ये नॉर्मल ये से खींचते हैं, नॉर्मल मान लेते हैं, नॉर्मल हो गया। ये क्या है, नॉर्मल खींच रहे थे जी, देखो ना, ये नॉर्मल है, मान लो ये नॉर्मल हो गया। तो हम लोगों को पहले से पता है क्या, ये आपतित किरण है, ये नॉर्मल है। तो आपतित किरण और नॉर्मल यानी अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ठीक, तो गौर करो, ये आपतित किरण है और ये BC क्या है, समतल तरंगाग्र है। तो आपतित किरण और तरंगाग्र के बीच क्या संबंध होता है, दोनों एक दूसरे पर लंबवत होता है, पहले से हम जानते हैं। तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ये एंगल कितना होगा पता है, 90 माइनस आई होगा। अब फिर गौर करो, ये नॉर्मल खींचे हैं यक्स डैश पर, नॉर्मल खींचे हैं यक्स डैश पर, तो ये निश्चित रूप से ये एंगल फिर कितना होगा, 90 डिग्री होगा।
ये 90 डिग्री होगा बाबू, तो ये 90 माइनस आई पहले से है, तो ये एंगल कितना होगा, सिर्फ आई होगा। ये क्या होगा, आई एंगल होगा इतना सा। इसका मतलब क्या, आई किसको कहेंगे, ये देखो आपतित तरंगाग्र और आपतित तरंगाग्र और अपवर्तक सतह के बीच के कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़े थे हम लोग, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। लेकिन वेव ऑप्टिक्स में हम लोग आपतन कोण की परिभाषा, वेव ऑप्टिक्स में हम लोग आपतन कोण की परिभाषा क्या देंगे, आपतित तरंगाग्र और अपवर्तक सतह के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहा जाता है। ठीक, आइए अब बात करेंगे यहाँ पर फिर से, यहाँ यह बिंदु पर नॉर्मल खींचते हैं एन डैश, बताओ। और ये देखो ये एच जी के और यहाँ खींचे हैं, मान लो ये उसी के पैरेलल, ये भी अपवर्तित किरण है। ये एच अपवर्तित किरण है जी के, और ये एफ यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, ये किरण मानो ना, ये क्या है, अपवर्तित किरण है। तो बताओ अपवर्तित किरण और नॉर्मल के बीच के कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। आर से डिनोट करेंगे। तो बताओ कि ये एच के एफ क्या है, तरंगाग्र है, अपवर्तित तरंगाग्र है, और ये क्या है, अपवर्तित किरण है। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 होगा। तो बताओ कि ये अकेले 9 आर हो गया, तो ये एंगल पूरा क्या हो जाएगा, कहिएगा 90 माइनस आर हो जाएगा, इतना एंगल 90 माइनस आर हो जाएगा। अब फिर बात करो, ये 90 माइनस आर है, अंदर लिख लेते हैं, ये 90 माइनस आर हो गया। अब बताओ कि ये नॉर्मल है और एक्स डैश ये अपवर्तक सतह है, दोनों एक दूसरे पर क्या होगा, लंबवत होगा। तो बताओ ये पूरा एंगल जब 90 डिग्री हो गया, नहीं जी, और इतना सा एंगल 90 माइनस आर हो गया, 90 माइनस आर हो गया। तो बताओ ये एंगल कितना होना चाहिए, इतना बड़ा, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल आर होगा। और फिर क्लियर हो गया कि ये एच के एफ अपवर्तित तरंगाग्र है, अपवर्तित तरंगाग्र और अपवर्तक सतह के बीच के कोण को क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे। पहले क्या सीखे थे, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहा जाता है। अभी सीखे कि अपवर्तित तरंगाग्र एच के एफ और अपवर्तक सतह के बीच के कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहा जाता है। ये देख सकते हैं। आइए अब स्नेल्स लॉ के लिए हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल बोलो क्या लें, ये सी एफ, बताओ साइन आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कहिएगा सी एफ बटा ये एफ लेना होगा। कहिए क्यों, क्योंकि इन ट्रायंगल ए सी एफ में देखो साइन आई लंब बटा कर्ण हो जाएगा, लंब यही है
अब कर्ण ये होगा इसलिए कि ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये तरंगाग्र है, ये किरण है, दोनों के बीच का एंगल 90, और 90 के सामने एक भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो ऐसा हो गया। ऑल्सो इन ट्रायंगल किस में कहोगे, तो आर वाले लो तो लोगे AHF। बताओ साइन आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, लिखोगे AH बटा AF। ये क्यों सर, अरे AH देखो ना, आर है, आर के सामने का जो साइड्स है AH, ये लंब हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 डिग्री है, इसके सामने की भुजा AF क्या है, ये कर्ण हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो बताओ कि ये तो लिखे ही AH बटा AF। तो फर्स्ट बाय सेकंड वी गेट, क्या पाओगे जल्दी बताओ, फर्स्ट बाय सेकंड क्या पाओगे, कहोगे साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू CF बाय AF, और AF बाय AH हो जाएगा, पलट जाएगा, AF देख रहे हैं कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा तब CF बाय AH हो जाएगा। CF किसके बराबर है जी, CF देखो, ये CF के बदले V1T हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, V1T डिवाइडेड बाय AH के बदले क्या लिख सकते हैं, AH के बदले V2 इंटू T लिख सकते हैं, क्योंकि V2 इंटू T को त्रिज्या मानकर ये चाप खींचे हैं, तो AH का वैल्यू कितना होगा, V2T होगा। अब बताओ TT कैंसिल होगा, तो V1 बाय V2 हो गया। याद करो तुम, याद करो जब हम लोग पढ़े थे क्या चीज़, क्या पढ़े थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का परिभाषा जब पढ़े थे। अब वर्तनांक का परिभाषा जब पढ़े थे तो कई एक तरह से पढ़े थे, एक वेलोसिटी के टर्म में देखिए पढ़े थे, क्या ये गौर करो तो ऐसा बताए थे, ऐसा प्रथम मीडियम है जिसमें प्रकाश की वेलोसिटी V1 है, ये दूसरा मीडियम है जिसमें प्रकाश की वेलोसिटी V2 है। तो क्या कहना चाहते हैं कि प्रथम माध्यम में प्रकाश की वेलोसिटी और दूसरे माध्यम में प्रकाश की वेलोसिटी के अनुपात को क्या कहते हैं, सेकेंड मीडियम का, ये फर्स्ट है तो ये सेकेंड है, सेकेंड मीडियम का वर्तनांक कहा जाता है। याद होगा कि 1μ2 इक्वल टू V1 बाय V2 लिखा करते थे। तो यहाँ भी V1 बाय V2 के बदले बोलो क्या लिखेंगे, बोलो V1 बाय V2 के बदले क्या लिखेंगे, ये सर 1μ2 यहाँ भी दीजिए ना, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, और साइन आई बाय साइन आर ये बराबर 1μ2 कहेंगे, और यही 1μ2 कहते ही ये क्या हो जाएगा, दिस इज द स्नेल्स लॉ, यही स्नेल का नियम है। ये हम लोग प्रूफ कर दिए किसके माध्यम से, वेव थ्योरी ऑफ लाइट के माध्यम से। यानी प्रकाश को जब तरंग माने तो तरंग मान करके हम लोग प्रूफ कर लिए साइन आई बाय साइन आर। चलो तो बात करेंगे साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू 1v2 अर्थात स्नेल्स लॉ प्रूफ कर दिए। ये सेकंड लॉ था। फर्स्ट लॉ के लिए देखो, फर्स्ट लॉ में देखना तो आपतित तरंगाग्र है ये ABC, गौर करना गौर करना, ये बोर्ड के प्लेन पर देखो लंबवत है कि नहीं, आपतित तरंगाग्र ये है, लंबवत है किस पर, बोर्ड पर। और ये जो प्लेन है कौन सा, x डैश, ये भी तो लंबवत ही है बोर्ड पर। और क्या है, और क्या है ये देखो, और क्या है,
एच के एफ, ये अपवर्तित तरंगाग्र है, ये भी तो लंबवत है। तो क्या होगा, तीनों एक ही तल में होते हैं। कौन कौन जी, आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र, और क्या, ये अपवर्तक सतह यक्स यक्स डैश, तीनों एक ही तल में होते हैं। हालांकि बुक में दिया हुआ रहता है, बुक में दिया हुआ रहता है आपतित किरण, देख रहे हो, कहेगा बुक में कि चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक तल में होते हैं, ये स्वयं सिद्ध है। लेकिन यहाँ किरण क्यों मानेंगे, यहाँ तो किरण तो मानना नहीं है। आप याद कीजिए, तो आप याद कीजिए, पहले हम लोग आई किसको मानते थे, आई किसको मानते थे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, और अभी आपतित तरंगाग्र और अपवर्तक सतह के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है। तो बताओ, यहाँ आपतित किरण के बदले क्या आ गया, आपतित वेव फ्रंट आ गया ABC, और अभिलंब के बदले क्या आ गया, तो अपवर्तक सतह आ गया यक्स यक्स डैश। नहीं, तो जब आपतित किरण के बदले आपतित तरंगाग्र और अभिलंब के बदले क्या आ गया, अपवर्तक सतह आ गया, तो हम फर्स्ट लॉ में आपतित किरण के जगह पर क्या करेंगे, आपतित तरंगाग्र कहेंगे, और नॉर्मल के जगह, अभिलंब के जगह हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तक सतह, और अपवर्तित किरण के जगह क्या कहेंगे, अपवर्तित तरंगाग्र। देखो तीनों एक तल में है कि नहीं। ये हम यदि प्लेन, ये बोर्ड मान है, बोर्ड वर्टिकल प्लेन में है, तो इसके लंबवत देखो क्या है, आपतित तरंगाग्र है, अपवर्तित तरंगाग्र है, ये भी लंबवत है, और ये यक्स यक्स डैश अपवर्तक सतह है, ये भी लंबवत है। तो बताओ तीनों लंबवत है कि नहीं, अर्थात तीनों एक ही तल में है कि नहीं, बिल्कुल है। तो हम लोग किताब के अनुसार देखो नहीं चलेंगे, किताब वाला कुछ भी लिख देगा तो उसकी बात कैसे मान लेंगे जी। किताब में गौर करो, हर एक किताब में क्या लिखा रहता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक तल में है, ये चित्र से स्पष्ट है। यही लिखता है किसमें, वेव ऑप्टिक्स में, अर्थात सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ की प्रूफ के में यही लिखता है। ये नहीं लिखना है कि कंस्ट्रक्शन से यह स्पष्ट है कि आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र और अपवर्तक सतह तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों यदि बोर्ड को यदि हम सुला दें, इसे हॉरिजॉन्टल कर दें, तो तीनों वर्टिकल हो जाएगा, तीनों वर्टिकल होगा, भले आपस में एंगल बनाएगा क्या होगा, लेकिन वर्टिकल होगा। यही बात लिखना है, लिखो स्पष्ट सही। किताब के अनुसार आंख मूंद कर मत चलो जी। किताब वाले क्या क्या लिख देंगे, किताब वाले भी तो राइटर होते हैं, आदमी ही होते हैं, क्या उससे गलती नहीं हो सकती है क्या। चलो लिखो, किताब मत छापो, लिखना। ये कंस्ट्रक्शन या चित्र से ब्रैकेट में फ्रॉम कंस्ट्रक्शन यह स्पष्ट है
यह स्पष्ट है कि आपतित तरंगाग्र अपवर्तित तरंगाग्र और अपवर्तक सतह तीनों एक तल में होते हैं। ये प्रूव्ड हो गया जी। तो इस तरह से हम लोग क्या देखे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ भी और सेकेंड लॉ भी। तो चलिए आज इतना ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। लेकिन जाते जाते हम कहना चाहेंगे कि अपने आप को इस कोरोना के कहर से बचाए रखिए, स्वयं बचिए और दूसरे को भी बचाइए। कहने का सेंस मेरा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क का यूज कीजिए। कहा भी गया है कि 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। इस फॉर्मूला को नहीं भूलेंगे। एक पुराना फॉर्मूला आप देखे होंगे, रोड वगैरह पर चलते वक्त किसी ट्रक वगैरह में लिखा हुआ, रास्ते में लिखा हुआ कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहाँ भी सेम रूल्स लागू होगा। यहाँ भी सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ कोरोना काल में सावधानी जैसे ही हटेगी वैसे ही दुर्घटना घटेगी। सावधानी हटने का मतलब कि सावधान रहना है कि मास्क का यूज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। लेकिन मास्क का यूज करते हुए हम जो देखते हैं तो हमको लगता है कि वो मास्क व्यर्थ में यूज करता है। शायद आपसे भी ऐसा भूल होती होगी। कि कैसी भूल सर? करते क्या हैं सामान्य लोग, मास्क लगाए, ठीक है, और हाथ में कुछ भी छू लिए, सब्जी खरीद रहे हैं, पैसा गिन लिए, पैसा एक्सचेंज कर लिए, गाड़ी बाइक स्टार्ट कर लिए, बाइक चला लिए, यानी हाथ दूषित कर लिए। और उसी हाथ से क्या कर लिए, मास्क को फिर संभाल लिए, मास्क को छू लिए। तो बताइए, जब हाथ में यदि कहिए कोरोना वायरस है और उस हाथ से आप छू लिए किसको, मास्क को, तो मास्क लगाना तो व्यर्थ हो गया आपका। मास्क किसी काम का नहीं रहा। इसलिए मास्क जब लगाइए तो मास्क को बार बार छूइए नहीं। हम तो कहेंगे कि मास्क तभी सार्थक होगा जब ये एक बार लगा लिए तो फिर हाथ पूरी तरह सैनिटाइज कर लेंगे या पूरी तरह साबुन से धो लेंगे, तभी मास्क छुएंगे, तभी वो सार्थक होगा मास्क लगाना। अन्यथा मास्क भी व्यर्थ हो जाएगा। हाथ गंदा है, हाथ में कोविड-19 का कीटाणु है और वो क्या करते हैं, वो वायरस से भरे हाथ से मास्क को बार बार छूते हैं, मास्क को संभालते हैं, मास्क को खोलकर पैकेट में रखते हैं, फिर मास्क लगा लेते हैं। तो फिर क्या लाभ होगा आपका? इसी असावधानी से आपकी घटना भी घट सकती है। इसलिए मास्क जरूर यूज कीजिए, लेकिन उसको ध्यान में रखिए कि उसको छूना है तभी जब आपका हाथ पूरी तरह साफ हो। धन्यवाद, गुड नाइट, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।